वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था कोलाइडल सॉल्यूशन। उसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कौन कौन से तरह के पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल साइज़ क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। पार्ट 2 है उसी टॉपिक का, कोलाइडल सॉल्यूशन का। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम का हो, नीट का हो, जेईई मेंस का हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पार्ट 2। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट यहीं पे ख़त्म किया था। व्हाट इज़ एसोसिएटेड कोलाइड्स मीन्स मिसल्स। सो देयर आर द सम सब्सटेंसेस विच एट लो कंसंट्रेशन behaves as a normal strong electrolyte but at higher concentrations exhibits the colloidal behavior due to the formation of aggregates। क्या बोले यहाँ पे हमने, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पे, जब उनकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है मीन्स डाइल्यूट होते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। उसके हर आयंस टूटे हुए होते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन होती है। बट जैसे ही हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नेचर छोड़ के क्या एक एग्रीगेट कर लेते हैं, क्या एक्वायर कर लेते हैं, कोलाइडल बिहेवियर। तो वो कोलाइडल बिहेवियर की तरह बिहेव करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है, कभी इस पर क्वेश्चन पूछा है क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि उनमें अब क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ उनके जो इंडिविजुअल आयंस हैं उसके अंदर क्या होने लगता है, एग्रीगेशन होने लगता है। इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर छोड़ के कोलाइडल बिहेवियर शो करने लगते हैं। द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड द मिसल्स। इसी एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को मिसल बोलते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एसोसिएटेड कोलाइड्स। आएगा समझ में? द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। और ये मिसल फॉर्मेशन जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, उसके ऊपर होता है, उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और वहीं कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ऐसा कंसंट्रेशन जिसके ऊपर जाने पर ही ये मिसल फॉर्मेशन होता है, ऐसे कंसंट्रेशन को भी एक नाम दिया गया है जो कि है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, दैट इज़ नोन एज द CMC। आई बात समझ में? तो ये दोनों टर्म जो कि क्राफ्ट टेम्परेचर और फिर CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सो ऑन डाइल्यूशन दीज कोलाइड्स रिवर्ट बैक टू द इंडिविजुअल आयंस। जैसे जैसे हम इस कॉन्सेंट्रेटेड कोलाइड्स को हम डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं तो अब ये एग्रीगेशन लॉस्ट होता है और फिर से ये अपनी इंडिविजुअलिटी को गेन करते हैं। आई बात समझ में? सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज द सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग्स टू दिस क्लास। तो साबुन और सिंथेटिक डिटर्जेंट इसी क्लास में एंटर करते हैं, इसी क्लास में मतलब कि बिलोंग करते हैं इसी क्लास से। सो दीज कोलॉइड्स हैव द बोथ lyophilic and lyophobic parts. Micelles may contain as many as 100 molecules or more. तो कोलॉइड्स का जो कैरेक्टर है यहाँ पे कि लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों हो सकता है, ठीक है। तो मिसल्स का जो पोर्शन होता है इसमें कम से कम नहीं तो 100 मिनिमम होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो कि मिसल्स फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। तो ये हमारा आज से नया स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहीं तक देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, कैसे मिसल का फॉर्मेशन होता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन। सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ हायर fatty acids and may be represented as RCOO minus Na plus. For example, sodium stearate CS3 CS2 whole 16 COO minus Na plus, which is a major component of many bar soaps. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इस मिसल फॉर्मेशन को समझने के लिए। तो वहाँ पे हमने सोप का एग्जाम्पल लिया है। और सोप क्या होता है? सोप इज़ मेनली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, ठीक। और वहाँ पे स्टीयरेट ग्रुप होता है जो कि आयंस के साथ, सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ जुड़ा होता है। और ये स्टीयरेट ग्रुप जो होता है वो इस बड़े से फार्मूले से आप देख सकते हैं, CS3 CS2 होल 16 COO माइनस ये होता है। और ये एक मेटल आयंस के साथ जुड़ा होता है, इसी को बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। जो कि हर मतलब कि मैक्सिमम जितने बार सोप होते हैं जो हम बॉडी में यूज़ करते हैं, जहाँ कपड़े को साफ़ करने के लिए करते हैं, उन सभी में क्या होते हैं, ये एक मेजर कंपोनेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है।
And the next is the when dissolved in water it dissociates into the RCOO minus and Na plus ions. जब इसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे दो पार्ट्स में टूट जाता है, एक होता है स्टीरेट आयन और एक होता है सोडियम आयन या मेटल आयन जो भी उसके साथ एग्रीगेटेड होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे दो पार्ट पे हम तोड़ लेते हैं इसको RCOO माइनस और Na प्लस में। नाउ the RCOO minus ions however consist of two parts along hydrocarbon chains which are also called non-polar tail। ठीक है, जो कि ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोफोबिक भी होता है और इसको बोलते हैं नॉन पोलर बिकॉज देयर इज़ नो पोलैरिटी। नॉन पोलर टेल होता है ये, ठीक, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है, दैट इज़ वाटर रिपेलिंग। एंड ए पोलर ग्रुप that is COO minus carboxylate group also called as the polar ionic head, जो कि आप येलो कलर के सर्कल में देख रहे होंगे, इसको होगा क्या COO माइनस विच इज़ हेड, आयनिक हेड। और ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स वाटर लविंग होता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा एक टोटल स्टीरेट ग्रुप होता है, ठीक, और ये सोडियम आयन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसको सोडियम स्टीरेट दैट इज इन योर सोप लिया गया है। ठीक, अब देखिए द RCOO माइनस आयन आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस with their COO minus group in water and the hydrocarbon chains are staying away from it and remains at the surface। चूँकि ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद द COO ग्रुप। टोटल जो हमारा RCOO माइनस है तो वो ऐसे स्टे करता है कि मान लीजिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो RCOO हमारा यहाँ पे है तो COO माइनस ग्रुप हमारा सरफेस पे होता है और R जो हमारा है इस तरह से बाहर निकला हुआ होता है, सरफेस से बाहर, जो कि हाइड्रोफोबिक टेल है, दैट विल बी अवे फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो CO माइनस क्या होता है, सरफेस ऑफ द वाटर पे होता है और R जो हमारा है अवे फ्रॉम द सरफेस होता है, ठीक, सरफेस से बाहर। But at a critical missile concentration the anions are pulled into the bulk of the solution, means COO minus की बात हो रही है, pulled into the bulk of the solution and aggregate to form a spherical shape with their hydrocarbon chains pointing towards the center of the sphere with COO minus part remaining outward on the surface of the sphere। अब देखिए ये तो नॉर्मल हो गया जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इसको। अब जैसे जैसे क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन तक बढ़ते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं हम या उसके ऊपर जाते हैं, तब क्या होता है, एनाउंस बल की तरफ पुल्ड होता है, बल की तरफ खींचा जाता है सॉल्यूशन में और वो एग्रीगेट होकर एक स्फेरिकल फॉर्म बनाता है। और स्फेरिकल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, पॉइंट करता है टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ पॉइंट आउट होता है। और COO माइनस क्या होता है हमारा, अब भी क्या होता है, आउटवर्ड ऑन द सरफेस, वो सरफेस पर ही होता है, ठीक। एंड एग्रीगेट दस फॉर्म इज नोन एज द आयोनिक मिसल एंड दिस मिसल मे कंटेन एज मेनी एज 100 सच आयंस। और ऐसे ऐसे 100 आयंस मिलके इस आयनिक मिसल को बनाते हैं। आई बात समझ में? अब ये देखिए एक हमारा फिगर है, यहाँ पे हमने सिंपल सोडियम स्टीरेट को या स्टीरेट आयन को बोल दे तो वाटर में हमने डिज़ोल्व किया, तो हमारा जो COO माइनस ग्रुप है ये हमारा सरफेस पे है और जो हमारा हाइड्रोफोबिक टेल है वो हमारा देखिए उस सरफेस से बाहर निकला हुआ है। तो इस तरह से ये नॉर्मल कंसंट्रेशन पे होता है। बट वहीं जब हम सेकेंड पोर्शन में देखते हैं तो यहाँ पे जब हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन के ऊपर जाते हैं ना, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के पास पहुँचते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट पे, तब क्या होता है कि सारे जो हमारे स्टीरेट आयन है ये बल की तरफ खींचे चले जाते हैं और वो एग्रीगेट होकर के एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, जो कि एक आयनिक मिसल बनाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है COO माइनस का वो सरफेस पे बाहर की ओर होता है और जबकि हमारा हाइड्रोफोबिक टेल क्या होता है, सरफेस से अंदर वो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होता है। है बात समझ में? तो ये हमको स्ट्रक्चर याद रखना है कि हमारा नॉर्मल कंसंट्रेशन पे और हायर कंसंट्रेशन पे क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे उनमें चेंजेस आते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। मतलब कि साबुन कैसे सफाई करता है, उसका एक्शन देखना है हमको, कैसे ये वर्क करता है, वो सारी चीज़ें।
So the cleansing action of soap is due to the fact that soap molecule form the micelle around the oil droplets in such a way that hydrophobic part of the stearate ion is in the oil droplet and the hydrophilic part projects out of the grease droplet like bristles. आई बात समझ में? क्लिनजिंग एक्शन की बात करते हैं सोप को, तो हम उस फैक्ट पे डिपेंड करते हैं कि सोप मॉलिक्यूल एक मिसल फॉर्म करता है उस ऑयल ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ, और वो इस तरह का मिसल बनाता है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है स्टीरेट आयन का, वो क्या करता है ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर जाता है, ठीक, इनटू द ऑयल ड्रॉपलेट, एंड द हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, ग्रीस के बाहर एज अ ब्रिसल्स के फॉर्म में। ब्रिसल्स क्या समझते हैं? जैसे कि ये हमारा ब्रश हो गया और इसके बाहर हमारा ऐसे ऐसे निकला हो तो इसको बोलते हैं ब्रिस्टल्स, ठीक। Since the polar groups can interact with water, the oil droplets surrounded by stearate ions is now pulled in water and removed from the dirty surface. अब क्या हुआ? चूँकि हम देखते हैं कि पोलर ग्रुप्स जो होते हैं वाटर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं एंड द ऑयल ड्रॉपलेट जो स्टीरेट आयन से सराउंडेड होते हैं, नाउ अब वो उस सरफेस से जहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट लगा हुआ है उसको खींच के वाटर में लेके आते हैं, ठीक। दस द सोप हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स। इसीलिए क्या होते हैं, सोप हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में और ऑयल और फैट्स को धोने में, उसको दूर करने में, ठीक। द नेगेटिवली चार्ज्ड शीट अराउंड द ग्लोब्यूल्स प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एग्रीगेट्स। अब यहाँ पे सरफेस पे हमारा जो बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है उस ग्लोब्यूल्स को एक साथ एग्रीगेट होने से, प्रिवेंट करता है। बट हाउ, कैसे प्रिवेंट करता है? क्योंकि सबके सब निगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, रिपल्सन होता है। जब रिपल्सन होता है तब वहाँ पे क्या होता है, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं और इसी तरह से वो क्या करता है, वहाँ पे उसको एग्रीगेट होने से रोकता है। अब देखिए उसका डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। सोप और डिटर्जेंट डिजॉल्व इन वाटर। नॉर्मली ये हमारा ग्रीस है, येलो कलर की पट्टी, और ग्रे कलर की पट्टी हमारा सरफेस है, और जो वाइट वाइट देख रहे होंगे आप स्क्रू की जैसा, वो हमारा डिटर्जेंट है जो कि स्टीरेट आयन है। अब क्या करता है, स्टीरेट आयन में हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट इनसाइड ग्रीस है और हाइड्रोफिलिक पार्ट अबव द ग्रीस मीन्स सरफेस पे है और जो कि वाटर की तरफ है, ठीक। अब जैसे कि ये सराउंड कर लेते हैं, धीरे धीरे इसको यहाँ से पुल आउट करते हैं और स्टीरेट आयन और भी अंदर लगते चले जाते हैं और धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसको वाटर में खींच के बाहर ले जाते हैं। और धीरे धीरे खींच के जब बाहर ले जाते हैं, देख रहे होंगे आप अगले फिगर में, कंप्लीट क्लिनजिंग प्रोसेस जब होता है तो ये सरफेस को छोड़ के वाटर में चले जाते हैं। सेक्शन सी में आप देख रहे होंगे, एजिटेशन बिगिंस टू सेपरेट ग्रीस फ्रॉम द सरफेस। यहाँ पे सरफेस से ग्रीस को अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है। और डी सेक्शन में देख रहे होंगे प्रोसेस कंटिन्यू होती है और ई सेक्शन में क्लिनजिंग कंप्लीट होती है जब कंप्लीट ग्रीस को ड्रॉपलेट्स करके खींच के उस सरफेस से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये हमारा क्लीनिंग प्रोसेस है ओवरऑल सोप का। जब हम किसी ऑयल ड्रॉपलेट्स को या ग्रीस को या फैटी एसिड्स को किसी सॉलिड सरफेस से अलग करते हैं, कपड़े से अलग करते हैं, तब का ये प्रोसेस है, होल प्रोसेस। आई बात समझ में? चलिए अब हम एक कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्ट्स। सो व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन दीज? सो देयर विल बी प्रॉपर्टी एंड देयर विल बी कंपैरिजन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे इस सेक्शन में है और लायोफिलिक सॉल्ट्स को हम इमल्सॉइड बोलते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट्स को सस्पेंशनॉइड बोलते हैं, ठीक। पहला प्रॉपर्टी हमारा यहाँ प्रिपरेशन। तो नॉर्मल लायोफिलिक सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग और वार्मिंग द सब्सटेंस विद द सॉल्वेंट। सिंपली डिजॉल्व कर लेते हैं या शेक कर लेंगे, गर्म कर लेंगे तो लायोफिलिक सॉल्ट्स बन जाते हैं। बट लायोफोबिक सॉल्ट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इजीली, देयर मस्ट बी अ स्पेशल मेथड्स टू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लायोफोबिक सॉल्ट्स। डिफरेंसेस है यहाँ पे। Second is the stability. Lyophilic salts are more stable, whereas lyophobic salts are less stable. Now we will talk about the reversibility. So lyophilic salts are reversible, whereas lyophobic salts are irreversible. In nature of viscosity, viscosity is much higher than that of solvent of lyophilic salts.
तो लायोफिलिक सॉल्ट्स की जो विस्कोसिटी होती है वो सॉल्वेंट से कहीं ज़्यादा होती है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स की विस्कोसिटी जो होती है सॉल्वेंट की विस्कोसिटी के नियर अबाउट होती है या लगभग सेम होती है। तो डिफरेंसेस याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वन लाइन स्टेटमेंट में व्हाट इज द डिफरेंसेस, सो इजीली यू कैन आंसर नाउ। Next point is the surface tension. So surface tension is usually low in the lyophilic salts, whereas surface tension is almost same as that of the solvent in the lyophobic salts. लायोफिलिक में सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, जबकि लायोफोबिक में सरफेस टेंशन सॉल्वेंट के बराबर होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। Hydration or solvation. So in lyophilic salts, these are highly solvated as the particles have the great affinity for the solvent. क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट्स का सॉल्वेंट के प्रति एफिनिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि जनरली वो उसमें डिज़ोल्व होते हैं या उसमें जस्ट सेक करके हम उस सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो देयर विल बी द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। इसीलिए क्या होता है कि उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, हाईली सॉल्वेटेड होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है लायोफिलिक सॉल्ट्स की। वेयर एज इन द लायोफोबिक सॉल्ट्स देयर आर द लेस सॉल्वेटेड एज द पार्टिकल्स हैव लेस एफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट। वो लेस हाइड्रेटेड होते हैं, लेस सॉल्वेटेड होते हैं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन का स्पेशल मेथड होता है और उनका सॉल्वेंट के प्रति कोई विशेष या कोई स्ट्रॉन्ग एफिनिटी भी नहीं होती है। नेक्स्ट इज द चार्ज। द पार्टिकल्स हैव लिटिल चार्ज ऑन और नो चार्ज एट ऑल। लायोफिलिक सॉल्ट्स में चार्ज होगा भी तो बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है, या फिर नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स में द पार्टिकल्स कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। विजिबिलिटी की बात करते हैं, सो लायोफिलिक सॉल्ट्स इन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। लायोफिलिक सॉल्ट्स एकदम सोल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सोल्यूशंस लाइक, सो वहाँ पे आप पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स को पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। कोएगुलेशन और द प्रेसिपिटेशन की बात करें अगर, सो इन लायोफिलिक सॉल्ट्स प्रेसिपिटेशन बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे जब कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे लायोफिलिक सॉल्ट्स में, तब जाके वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स में प्रेसिपिटेशन बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो इतने बड़े साइज़ के होते हैं, उन पे ग्रेविटी ज़्यादा लगती है। तो लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, नॉर्मल कंसंट्रेशन पे भी या लो कंसंट्रेशन पर भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, टिंडल इफेक्ट। सो लायोफिलिक सॉल्ट्स में लेस स्कैटरिंग होती है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स में मोर स्कैटरिंग होती है टिंडल इफेक्ट की। So these are the comparison. Two more. Let's see. Migration in electric field may or may not migrated as they may or may not be carrying charge. लायोफिलिक सॉल्ट्स में चार्ज बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़ा होता है या फिर नहीं होता, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेशन करने पे कोई इफेक्ट इन पे नहीं पड़ता है, बहुत पड़ता भी हो तो बहुत थोड़ा पड़ता है। But in layophilic salts migrate towards anode and cathode as these particles carry the charge. जैसा उनके पास चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक, अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक नेचर लायोफिलिक सॉल्ट्स में, फॉर एग्जांपल जिलेटिन, स्टार्च, गम, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज सॉल्यूशन, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स में मोस्टली ये इनऑर्गेनिक होते हैं, फॉर एग्जांपल transition metal salt in water, gold, arsenic, etc. So these are all comparison between the lyophilic salts and lyophobic salts. It's very important. जनरली ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी नीट या जेईई मेंस के एग्ज़ाम में डायरेक्टली वन सेंटेंस क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। वहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको वहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट टिक करना होता है, ट्रू स्टेटमेंट बताने होते हैं। तो ये डिफरेंसेस पता होंगे तो आप आसानी से वहाँ पर टिक कर पाएंगे और सही आंसर को दे पाएंगे। तो कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। सो लायोफिलिक सॉल्ट्स में बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली वार्मिंग द सॉलिड विद लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम, फॉर एग्जांपल स्टार्च विद वाटर।
लाइफिलिक सॉल्ट्स को हमने कंपैरिजन में देखा, वहाँ पे सिंपली इसको गर्म करके या शेक करके आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके सब्सटेंस और सॉल्वेंट के बीच में एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तो वो सॉल्वेटेड, हाईली सॉल्वेटेड भी हो जाते हैं, हाईली हाइड्रेटेड हो जाते हैं। जिस सॉल्वेंट में हम यूज़ करेंगे वैसा हम टर्म यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे लाइफिलिक सॉल्ट तो नॉर्मली प्रिपेयर कर दी जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड लाइफोबिक सॉल्ट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। दीज मेथड्स फॉल इनटू द टू कैटेगरीज। जबकि लाइफोबिक सॉल्ट्स को आसानी से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, और जब उनको आसानी से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता तो उनको प्रिपेयर करते कैसे हैं, तो वो जानने के लिए हमको कुछ स्पेशल मेथड अपनाने पड़ते हैं, और उस स्पेशल मेथड्स को हम पढ़ेंगे। तो ऐसे मेथड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हमारा कैटेगरी है डिस्पर्शन मेथड। इन दिस लार्जर मैक्रो साइज पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन टू द कोलाइडल साइज। डिस्पर्शन मेथड में क्या होता है कि लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको तोड़ के कोलाइडल साइज में लाया जाता है और फिर उसका लाइफोबिक सॉल्ट्स बनाया जाता है। वो मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है कंडेंसेशन मेथड। इन दिस कोलाइडल साइज्ड पार्टिकल आर बिल्ट अप बाय एग्रीगेटिंग सिंगल आयंस और मॉलिक्यूल्स, एंड दिस मेथड इज नोन एज द कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एग्रीगेशन करना, उसका मतलब कोई स्मॉलर साइज़ का पार्टिकल है, बहुत ही टाइनी, जो कोलाइडल रेंज में ना हो, उससे छोटा हो, तो हम उसको एग्रीगेट करा करके उस कोलाइडल साइज़ में लेके आते हैं, ताकि वहाँ पे हम उसका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें। और जब उसको उस रेंज में लेके आते हैं तब वहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस तरह कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारा होता है लाइफोबिक होता है। ठीक, और इस तरह का जो मेथड हम अपनाते हैं बनाने के लिए, कंडेंसेशन कर करके उसको एग्रीगेट करा करके, तो इस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। याद रखिएगा, दो कैटेगरी है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन दीज मेथड्स व्हाट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो डिस्पर्सन मेथड हमारा जो होता है उसमें 4 पोर्शन आते हैं: मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन, पेप्टाइजेशन। और नेक्स्ट हमारा जो आता है एग्रीगेशन और कंडेंसेशन मेथड बाय कंडेंसिंग वेपर्स, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स फिजिकल मेथड, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो केमिकल मेथड्स है उसमें भी 4 पोर्शन आते हैं: डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। तो ये पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन सारे प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अच्छे से पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन होता है, डाउट्स होता है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को जस्ट इंटेलेक्टस स्टडी सर्च करके उसको ज्वाइन करके वहाँ अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF फॉर्म या किसी अन्य वीडियो का भी PDF फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ओके, वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आगे हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।